आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में है और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग चैप्टर वाइज जो है अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जितना सारा चैप्टर है साइंस में सभी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट किए हैं हम लोग जैव प्रक्रम से। तो आइए आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। तो जैव प्रक्रम हम लोग स्टार्ट किए हैं और आपको हम बता दें कि जैव प्रक्रम के अंदर जो भी इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पूछा गया है कि पौधा के अंदर जो है जाइलम के द्वारा क्या, जाइलम पौधा के अंदर किसको ढोने का काम करता है। तो याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जाइलम और ज से जो है जल। तो जाइलम के द्वारा किसका, जाइलम के द्वारा जो है किसका स्थानांतरण होता है। तो जाइलम के द्वारा जो है जल के होता है, जल का होता है स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, एक पौधा है वो क्या करता है, जमीन से जल को लेके और पौधा का जो पत्ता है वहां तक जो है जल को पहुंचाता है। तो कहाँ, तो ये कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण जो है उसके लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है चार चीज। एक तो CO2 चाहिए, प्लस उसके लिए चाहिए जल H2O, प्लस उसके लिए चाहिए क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए, और चाहिए क्या, और चाहिए सूर्य का प्रकाश, और चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो भाई साहब ये सभी चीज जो है आवश्यक है स्वपोषी के लिए। ठीक है, तो भाई क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। ठीक है, कितना बार धड़कता है। तो अगर कोई मनुष्य विश्राम कर रहा है, रेस्टिंग अवस्था में है, तो उसका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़केगा। तो सामान्यतः जो हृदय का जो धड़कने का जो तरीका है 1 मिनट में, वो होता है जो है 72 से 75 बार प्रति मिनट सामान्य स्थिति में। ठीक है, तो भाई 95 तो होगा नहीं सामान्य स्थिति में, 80 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा बीमारी होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो बीमारी है वो है एनीमिया। ठीक है, टीबी कब होता है, टीबी होता है जीवाणु से, टीबी होता है जीवाणु से जो हमारे फेफड़े से संबंधित है। मधुमेह जो है यहाँ पे जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण से रक्त में होता है मधुमेह। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यहाँ पूछा गया है जो प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो निकलता है H2O से। जब जल को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, जब तोड़ते हैं तो यही ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के द्वारा से मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त नहीं होता है,
ये ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? जल से। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का अर्थ होता है ऐसा अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को, किसको? अपशिष्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ को, जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो निम्नलिखित में से कौन वह उत्सर्जी अंग है जो भाई शरीर से गंदा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है? अग्नाशय नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद में यकृत भी नहीं होगा, उसके बाद में रक्त भी नहीं होगा, वृक, वृक यानी कहने का अर्थ है, इसको कहते हैं इंग्लिश में किडनी। किडनी एक ऐसा अंग है जो क्या करता है, हमारे रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ को छान के बाहर निकालता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वृक। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? रंध्र का क्या कार्य है? तो रंध्र होता क्या है ये देखिए। पहले पत्ता होता है और इस पत्ते के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं कुछ इस तरीका से, और इसी पत्ते के सहायता से क्या करता है, बाहर से CO2 को लेता है और अंदर से O2 को बाहर फेंकता है। इसके अलावा जो है वो वाष्प के रूप में H2O को, पानी को भी बाहर निकालता है। ठीक है, तो यही है रंध्र। तो रंध्र का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना नहीं, पोषण करना नहीं, उत्सर्जन करना नहीं। तो रंध्र का काम क्या है? वाष्पो उत्सर्जन करना। वाष्पो उत्सर्जन का अर्थ ये हुआ कि जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो जल बन जाता है और इस जल को जब वाष्प के रूप में पौधा बाहर निकालता है तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन करना काम है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है? कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है? तो कवक ऐसा जीव है जो सड़े गले और मरे हुए जीव पे उगता है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कवक में जो है मृत जीवी पोषण देखने को मिलता है। मृत जीवी का कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा जीव जो क्या करे, सड़े गले और मरे हुए, ठीक है, उससे भोजन ले, उसको कहेंगे मृत जीवी। ठीक है, तो कवक क्या है? मृत जीवी पोषण इसमें देखने को मिलता है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन ये है कि मनुष्य का वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क माने क्या होता है? वृक्क माने होता है किडनी। तो मनुष्य का जो किडनी है उसका काम क्या है? तो मनुष्य का जो वृक्क है उसका काम ये है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। क्या करना? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो वृक्क का काम क्या है? गंदा पदार्थ जो भी यूरिया है उसको बाहर निकालना। तो वृक्क का काम क्या है? वृक्क का काम है उत्सर्जन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है भाई? तो क्लोरोफिल का जो रंग है वो कैसा होता है? हरा। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है भाई क्लोरोफिल का? इसका रंग जो है हरा देखने को मिलता है, यानी कि ग्रीन। ठीक, ग्रीन। अब देखिए, लाल नहीं होगा, पीला नहीं होगा, रंगहीन नहीं होगा, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश। इसके लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो भाई सूर्य का प्रकाश होगा कब? तो सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग को कब देखने को मिलेगा? सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है
वो कब होगा भाई? वो होगा हम लोग का केवल दिन में, केवल दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह यानी कि जहां से कोशिका को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर एक ऐसा अंग होता है, देखिएगा ध्यान से, कोशिका के अंदर एक ऐसा अंग होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका को ऊर्जा गृह, क्योंकि ये अपने अंदर ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित रखता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? अब ऊर्जा मुद्रा क्या है ये समझिए, ऊर्जा मुद्रा क्या है पहले इसको समझिए। अब देखिए ध्यान से, एक बात आप लोग समझिएगा ऊर्जा मुद्रा के बारे में। जैसे हम लोग के पास जब पैसा होता है, नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति अगर 30,000 का महीना कमा रहा है, तो 20,000 अगर उसका अगर डेली के खर्चा, अगर एक महीना का खर्चा में खत्म हो जाता है, तो 10,000 जो है वो बच जाता है। तो 10,000 जो पैसा बचता है वो व्यक्ति उसको किस रूप में रख लेता है? उसको बैंक बैलेंस के रूप में रख लेता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है, एनर्जी जो बनता है, तो कुछ एनर्जी का तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ एनर्जी बच जाता है। तो जो एनर्जी बच जाता है उसको हम लोग किस रूप में रख लेते हैं? उसको हम लोग रख लेते हैं एटीपी के रूप में। इसीलिए एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। तो एटीपी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी का उदाहरण है? परजीवी माने क्या होता है भाई? पहले ये समझिए, परजीवी का अर्थ ये होता है ऐसा जीव जो किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह के उससे अपना भोजन ग्रहण करे, जैसे कि मच्छर, जोंक, है कि नहीं। उसके बाद में जो है अमरबेल, ये सब जो है परजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा। गोबर छत्ता, ये तो भाई ये तो कवक है। ब्रायोफिलम का पौधा, ये भी एक पौधा है। आम का पौधा, ये भी एक पौधा है। अमरबेल जो हम लोगों को, ऐसे कि आप लोग देखे होंगे, ऐसा जो है पौधा होता है और उस पौधा के चारों बगल हरा हरा रंग का जो लत्ती इसको जकड़े जो है रहता है। हरा हरा नहीं होता है, पीला रंग का होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमरबेल। ठीक है, और अमरबेल क्या करता है? जब पौधा खाना बना लेता है तब उसी के बनाए गए भोजन से ये जो है अपना काम चलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अमरबेल। फिर देखिए, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण यानी कि भोजन को कहाँ सोख लिया जाता है? यानी कि देखो, छोटी आंत में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है दार्द रोम दिखाई देते हैं, होते हैं दार्द रोम। ठीक है, दीर्घ रोम इसको बोलते हैं। और ये दीर्घ रोम क्या करता है? इसके अंदर जो भी पचा हुआ भोजन है इसको यहाँ से लेके, और जो रक्त वाहिनी है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रक्त वाहिनी, और जो रक्त वाहिनी है यानी कि जो नस है, इसमें जो है क्या करता है? इस पचे हुए भोजन को मिला देता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये होता है हमारे छोटी आंत में देखने को मिलता है। और छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी, वहां देखने को मिलता है। अब ग्रहणी क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग का है अमाशय पेट। ठीक है, और पेट का जो यहाँ ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पेट का जो यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। तो भाई सिंपल सी बात है, छोटी आंत का जो है ग्रहणी है, वो अंग है जहां पर भोजन का अवशोषण होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन का ये अर्थ हुआ कि पूरी तरह से ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इस सब का पूर्ण पाचन यानी कि पूरी तरह से पाचन का प्रक्रिया कहाँ होता है? तो देखिए ध्यान से, जो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं चित्र एक छोटा सा, ये हम लोग का अमाशय है। ठीक, ये क्या है? ये है अमाशय।
आमाशय माने होता है पेट, सिंपल। पेट के बाद में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हम लोग का छोटी आंत। तो जो छोटी आंत ही वो पाचन तंत्र का वो भाग है जहां पे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है पूर्ण पाचन, यानी पूरी तरह से पाचन का प्रक्रिया कहाँ हो जाता है, तो हम लोग का छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछा जा रहा है कि, एक सेकेंड, इसमें ये पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं। वेशम का अर्थ हुआ कोष्ठ, कोष्ठ की संख्या, कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ देखने को मिलता है। ऊपर जो है इसको कहते हैं आलिंद, ये है हम लोग का आलिंद, और ये आलिंद है, ठीक है। और नीचे वाले को कहते हैं नीलय, नीचे वाले को कहते हैं नीलय। तो भाई 2 आलिंद होते हैं, 2 नीलय होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मानव हृदय में कुल कोष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जाइलम का कार्य है। तो आपको बता दिए हैं कि जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल और ज से जड़। ठीक, यानी कि जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ के द्वारा जल का परिवहन करता है, यानी कि जल को ढोने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जल का परिवहन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। तो लाइपेज जो है पेप्सिन, जो है पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। उसी तरह से एमिलेज जो है ये करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमिलेज। ट्रिप्सिन जो है ये किसका पाचन करता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, फिर लास्ट में बचा लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधा जो है हम लोग को हरा रंग का क्यों दिखाई देता है। तो पौधा में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण से ही जो है पौधे हरे होते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो एक लवक होता है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक लवक होता है जिसको कहते हैं हरित लवक, जो देखने में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है हरित लवक, और इसी हरित लवक के अंदर हम लोग का क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये है हरित लवक, ये हरित लवक है, और इसके अंदर हम लोग का क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण से जो है हम लोग का पौधा जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हरित लवक के कारण से भी होता है हरा, और हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण से भी होता है हरा। इसीलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और बी एंड सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो हमारे शरीर में वो कौन ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो एक प्रक्रिया होता है जिसको कहते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है मेरे भाई, श्वसन में यही होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, और ऑक्सीजन जोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, CO2, जल
प्लस यहाँ ऊर्जा बनता है। ठीक, तो वो कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, श्वसन जो है ऐसे लिखाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पोषण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पोषक तत्व, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। उसी तरह से उत्सर्जन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को ग्रहण करते, बाहर निकालते हैं। परिवहन के द्वारा आवश्यक पदार्थों को जो है पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्ता में गैसों का आदान प्रदान किस द्वारा होता है? तो भाई ये हम इसके पहले वाले जो एक क्वेश्चन था वहां भी बता चुके हैं। तो पत्ता के अंदर इस तरह से बहुत सारे पाए जाते हैं रंध्र, और इसी रंध्र के द्वारा जो है क्या करता है? पौधा गैसों का आदान प्रदान करता है। तो इसका अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, जिसको कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, चलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो भाई रंध्र द्वारा जो है पौधा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो हमारे मुंह में तीन जोड़ा पाया जाता है लार ग्रंथि। 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, और इसी लार ग्रंथि से निकलता है लार रस। ठीक है, तो भाई लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि से ही निकलता है लार रस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो है क्या दिया है? किस प्रक्रिया द्वारा दही जमता है? वो कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा दही जमता है? तो दही जमता है किण्वन के द्वारा। ठीक है, तो भाई क्या होगा? भाई अपघटन के द्वारा तो भाई कचरे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको गायब किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। पाचन द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। किण्वन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है दूध से दही जमाया जाता है। ठीक है, और ये हम लोग का आज जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज से स्टार्ट ही किए हैं स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेना, तो इसीलिए आज कम ही लिया जाएगा। ठीक है, कम ही क्वेश्चन को लिया गया है। समय बढ़ते रहेगा, काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और हम लोग क्या करेंगे? अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को अधिक से अधिक लाभ हो पाए। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह से आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो नॉलेजेबल वीडियो है जो आपको जो है समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।